अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग थ्योरम नंबर 1 को कर चुके हैं। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। जस्ट प्रूव और स्टेटमेंट वगैरह के अंदर डिफरेंस है। ग्राफिकली जो इसकी डायग्राम है थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 की बिल्कुल सेम है। थ्योरम नंबर 1 का भी वही थीम है, थ्योरम नंबर 2 का भी वही थीम है। मतलब दोनों का जो बेसिक एम है वो एक जैसा ही है, बस एक दूसरे के कन्वर्स है, उल्ट है। आपने स्टेटमेंट में देखा होगा, बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये जो थ्योरम नंबर 2 है थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। तो आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 1 में क्या था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। और थ्योरम नंबर 2 में क्या है कि अगर कोई पॉइंट एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन थ्योरम नंबर 1 के अंदर हमने अच्छी तरह से कर ली थी, वो क्या है उसके लिए मैं आपको जो थ्योरम नंबर 1 है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर किसी ने थ्योरम नंबर 1 नहीं किया तो पहले आप लोग थ्योरम नंबर 1 को करें, उसके बाद आपको थ्योरम नंबर 2 समझ आएगा। वैसे आपको थ्योरम नंबर 2 समझ नहीं आएगा अगर थ्योरम नंबर 1 आपने नहीं किया। खैर देखते हैं थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स किसके ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कि अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट से कोई पॉइंट इक्वल फासले पर है। तो मैंने थ्योरम नंबर 1 में भी आपको ये बताया था कि इससे पहले जो चीज होती है वो गिवन होती है, इसके बाद वाली जो चीज होती है वो हमने प्रूव करके देना होती है। अब इससे पहले पहले जो चीज भी है स्टेटमेंट जितनी है वो गिवन है, अब इसके बाद जो चीज है वो हमने प्रूव करके देना है। तो क्या होगा, वो पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, मतलब उस लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। थ्योरम नंबर 1 में क्या था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन को थ्योरम नंबर 1 के अंदर बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था, आप वो जाके देख सकते हैं। अब थ्योरम नंबर 1 में था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, ये अगर कोई लाइन है उसके ये राइट बाइसेक्टर है, अगर ये पॉइंट कोई इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है तो ये वाला जो पॉइंट P है, जो भी इसको नाम देते हैं, ये इस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होगा। तो ये पॉइंट इस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल फासला पर होगा। अब थ्योरम नंबर 2 में क्या कहता है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर हो, तो वो वाला जो पॉइंट है, मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, दोनों अगर डिस्टेंस सेम हो तो ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। ये है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, पहले भी बताया। जस्ट ये पहले के अंदर क्या है कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट लेता है, फिर वो कहता है कि एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर है। अब थ्योरम नंबर 2 में वो क्या कहता है कि जो पॉइंट है एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर है, तो फिर हमने प्रूव करना है कि ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या है, स्टेटमेंट के अंदर से हमने निकालना है कि क्या गिवन, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कि कोई पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर है। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट मतलब क्या है कि हम लोग कोई लाइन लेंगे, अब इसके एंड पॉइंट से कोई लाइन हम लेते हैं, सपोज इसका नाम रख देते हैं अकॉर्डिंग टू बुक ए बी, उस लाइन का नाम है। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर कोई लाइन लेते, थोड़ी सी छोटी कर दे लाइन, ये पॉइंट बी है। अब इसके ए और बी जो एंड पॉइंट्स है, यहां से इक्वल फासले पर कोई हम लोग सपोज ना पॉइंट जो पी है वो ले लेते हैं। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, तो ये चीज हमारे पास हो गई है इसकी गिवन। इसको हम थ्योरी के अंदर कैसे लिखेंगे, गिवन हमें क्या है मतलब ये पॉइंट P जो है, A से पॉइंट P जो है B से इक्वल फासले पर है। AB is a line segment, AB is a line segment, point P is such that, point P is such that
कि ये पॉइंट पी है, कैसा है कि ए से और पॉइंट पी बी से जो डिस्टेंस है वो सेम है, पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी का ए से और पी का जो बी से डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये कांग्रेंट की नोटेशन यूज करता है, यहाँ पर साइन यूज करता है बिल्कुल सेम रखने के लिए। अब हमने प्रूव क्या करना है कि पॉइंट पी जो है इसके राइट बाइसेक्टर के मतलब राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो टू प्रूव तो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पॉइंट P is on the right bisector of it। अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए वर्णन के अंदर तो आप बुक वाली कर दें, मेन हमारा थीम जो है वो इसको समझना है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन वो क्या होती है जो हम लोग अपने पास से उस चीज को फुलफिल करने के लिए, प्रूव करने के लिए करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी से हम लोग इस एक लाइन ड्रा करते हैं ए बी के ऊपर, और वो जिस पॉइंट पर ए बी को मिलेगी, ये कंस्ट्रक्शन अपने पास से करना होती है। आप लोगों ने इसके अंदर नहीं कंफ्यूज होना कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। अब पी से एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो कि ए बी को किसी पॉइंट पी पर किसी पॉइंट पर मिले, और वो पॉइंट क्या हो, ए बी का मिड पॉइंट हो। तो हम लोग एक इससे लाइन ड्रा करते हैं जो कि ए बी को ओके। अब P से कंस्ट्रक्शन ज्वाइन P टू C द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ज्वाइन P टू, ये जिस पॉइंट पर मिलती है इस पॉइंट का नाम अकॉर्डिंग टू बुक है C। ज्वाइन P टू C। अब C क्या है, मैंने पहले बताया कि जिस पॉइंट पर ए बी से वो लाइन से मिलती है वो पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, दरमियाना नुक्ता है, दरमियान में है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब अगर ए बी का ये मिड पॉइंट है तो मतलब ए से सी का डिस्टेंस और ए से सी से बी का जो डिस्टेंस है दोनों तरफ सेम है। अब दूसरा क्या किया, इसी को ये जो हमारे पास पॉइंट पी है इसको हम लोग मिला देते हैं ए से बी और बी से। बुक वाले ने नहीं लिखा हुआ लेकिन हम लोग इसको कर देते हैं। अब ये जो पी को ए से और पी को हम लोग बी से मिला देते हैं, तो ये हमारी डायग्राम बन गई। गौर से सुन लें, पहले भी बताया था थ्योरम नंबर 1 के अंदर कि आपकी डायग्राम बिल्कुल 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर डायग्राम के अंदर कोई आपका डिफरेंस है तो आपके थ्योरम का किसी ने एक नंबर भी नहीं देना, ना बोर्ड के अंदर ना किसी आपको क्लास के टीचर ने क्लास टेस्ट के अंदर। खैर, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। अब प्रूव से पहले देखें, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स का एक मजमुआ बन गया है। एक ट्राइंगल लेफ्ट साइड पे, एक ट्राइंगल राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल जो है ये बनी देखने में, और राइट साइड वाली ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई, और ये जो है पॉइंट पी सी जो लाइन है दरमियान में, ये इसका कॉमन एरिया। खैर, अब इन ट्राइंगल एसीपी एंड ट्राइंगल बीसीपी स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ के अंदर चलते हैं। और इनकी रीजंस, अब एक ट्राइंगल लेफ्ट साइड पे एसीपी, ट्राइंगल एसीपी और ट्राइंगल बीसीपी के अंदर हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे। अब देखिए, P से जो A का डिस्टेंस है और P से जो B का डिस्टेंस, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे जैसे हमने थ्योरम नंबर 1 के अंदर किया था कि पहले हम दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव कर लेंगे। किसी ना किसी तरह से हम ट्रिक्स वगैरह यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। हाँ सॉरी, मैं स्टार्ट में बताना भूल गया कि हमने प्रूव क्या करना है, पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। मतलब ये पॉइंट P जो है ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। अब ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो मैंने बताया था कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जब एक तो मिड पॉइंट से पास करेगी और दूसरा जो उसके साथ एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर एंगल से आती है। अब पॉइंट P को ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P से आने वाली लाइन है
ये लाइन ये हम शो करवा देंगे। एक तो ये सी मिड पॉइंट पे है, मतलब दरमियानी नुक्ता है। दूसरा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों तरफ जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यही चीज प्रूव करवाएंगे ना, शो करवाएंगे, तो ये जो लाइन है राइट बाइसेक्टर को शो करवाएगी। तो खैर देखें, अब P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लेना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस सेम है। किस बिना पर सेम है, क्योंकि उसने खुद स्टेटमेंट के अंदर दिया है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हमने जो पॉइंट P लिया इक्वी डिस्टेंस है एंड पॉइंट से ए बी के, ए से और बी से ये पॉइंट P इक्वल फासले पर है। तो P A P B के इक्वल है, P A P B के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन यही है कि स्टेटमेंट के अंदर उसने खुद दिया है, तो हम लोग जस्ट इतना लिख देंगे गिवन। इसके बाद दूसरा देखें, ये PC लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल के लिए भी वही है, PC राइट साइड वाले ट्राइंगल के लिए भी वही है। तो PC इसके लिए भी वही, उसके लिए भी वही, तो PC इक्वल है दोनों के लिए। PC के इक्वल, क्यों, कॉमन है, और कॉमन है तो दोनों के लिए इक्वल वेट रखता है, इक्वल लेंथ रखता है, इक्वल प्रॉपर्टी रखता है ना, इस ट्राइंगल के लिए भी उस ट्राइंगल के लिए भी। अब तीसरा देखें, हम कंस्ट्रक्शन में अंदर क्या करके हैं, ज्वाइन P टू C, और क्या है C, मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब C है AB का मिड पॉइंट है। तो C से लेफ्ट पे भी उतना ही डिस्टेंस है A तक, और C से राइट पे भी उतना ही डिस्टेंस है B तक। तो AC BC के इक्वल, AC BC के इक्वल, AC इक्वल टू BC। अब इसकी रीजन क्या, हमने ये खुद से कंस्ट्रक्शन किया कि मतलब जो पॉइंट C है ये मिड पॉइंट पे मिला है, तो हमारी ये होगी है कंस्ट्रक्शन। अब गौर से देखें कि ये जो साइड है इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की इस करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हमने शो करवा दी, AC BC के इक्वल। अब ये जो साइड है इस ट्राइंगल की, ACP ट्राइंगल की, इसके करस्पॉन्डिंग साइड इसके हमने इक्वल शो करवा दी, PA PB के इक्वल। अब ये जो AC साइड है हमने AC साइड की, PC साइड है PC साइड के इक्वल शो करवा दी करस्पॉन्डिंग साइड। अब दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग तीनों साइड है, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके रेलेवेंट, इसके रेलेवेंट ये, इसके रेलेवेंट ये, और PC के रेलेवेंट PC। अब तीनों ट्राइंगल की रेलेवेंट चीज़ों को हमने इक्वल शो करवा दिया है। तो एक पोस्टुलेट है कि अगर दो ट्राइंगल्स हों, उनकी करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तब ACP ट्राइंगल और BCP ट्राइंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो ट्राइंगल ACP ट्राइंगल BCP दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब इसकी रीजन क्या है, साइड साइड और साइड। अब जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो हो गई हैं, अब इनकी दोनों की हर एक चीज एक दूसरे के इक्वल आ गई है, कॉन्ग्रुएंट आ गई है। अब जरा गौर से देखें, ये आपको पहले भी पता होगा कि कोई भी अगर लाइन होती है, कोई भी लाइन, उसके एक तरफ जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और दो एंगल जिनका रिजल्टेंट, जिनका मजमूआ 180 हो, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये जो है ये वाला, अब यहाँ पर लाइन का एक तरफ है, तो AB लाइन का अपर पार्ट है, अपर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। मतलब ऊपर जो लाइन है 180 और 180 नीचे, टोटल जो एंगल होता है वो आपको पता है 360, 180 नीचे और 180 ऊपर। तो हम जस्ट ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ऊपर एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब एंगल 180 डिग्री, तो मतलब एंगल है कौन कौन से, दो एंगल है, एक इधर से और एक एंगल इधर से, मतलब एंगल ACP और एंगल BCP। तो मेजर एंगल ACP और एंगल BCP दोनों का रिजल्टेंट जो है हमारे पास वो 180 डिग्री है। दोनों का मजमूआ क्या है, ये बुक वाले ने इसको बाद में लिखा हुआ है, खैर उस तरह से कर लें। अब देखें, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं,
अब इक्वल है तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग चीज एक दूसरे के इक्वल है। ये साइड के इक्वल, एंगल जो है एंगल के इक्वल। अब इस एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एक दूसरे के इक्वल, ये पी पे बनने वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल। अब यहाँ पर जो बनने वाले एंगल है ये भी एक दूसरे के इक्वल। तो एंगल ACP और एंगल BCP दोनों एक दूसरे के इक्वल। मेजर एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल BCP। ये मैंने पहले थ्योरम नंबर 1 के अंदर बताया था कि हम एंगल को किस तरह से शो करवाते हैं, मतलब उसके वर्टेक्स के ऊपर या उसके कॉर्नर के ऊपर बनने वाला जो वर्टेक्स का नाम है उसके साथ हम कैसे देते हैं, वो आप थ्योरम नंबर 1 के अंदर देखिएगा। अब ये क्या है, एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है किस बना पे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब दूसरा मैं पहले जो कर रहा था कि इन दोनों एंगल्स का जो मजमूआ है वो कितना होगा 180। अब इसको 1 का नाम दे दें, ये जो मैंने बनाई है इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि ये दोनों लाइन के ऊपर हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 180। क्यों? क्योंकि मैंने बताया सप्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब जिन दो एंगल्स का जो रिजल्टेंट है मजमूआ 180 डिग्री आए उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्ली एंगल्स। ठीक है, अब देखिए दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है और दोनों एंगल्स हैं भी एक दूसरे के इक्वल, दोनों एंगल हैं भी एक दूसरे के इक्वल और दोनों का मजमूआ जो है वो भी 180 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अगर दो चीजें एक दूसरे के हैं भी इक्वल और दोनों का मजमूआ भी 180 डिग्री है तो इसका मतलब दोनों 90 के हो जाएंगे। तो एंगल ACP कितने का हो गया 90 का, और एंगल BCP इधर से जो एंगल है ये भी कितना हो गया 90 का। तो ACP और BCP दोनों एंगल 90 के। मेजर एंगल ACP और इक्वल है मेजर एंगल ACP मेजर एंगल BCP कितने का 90 डिग्री का। किसकी बना पर? क्योंकि हमने देखा, क्योंकि 1 के अंदर हमने शो करवा दिया दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब 2 के अंदर हमने शो करवाया कि दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों का जो मजमू है वो क्या है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। अब ये चीज शो हो गई है कि ये P से जो आने वाली लाइन है AB के ऊपर बनती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है AB के साथ, मतलब यहाँ पर भी एंगल 90 का बन गया और यहाँ पर भी एंगल 90 का। ACP एंगल या BCP एंगल दोनों कितने के हो गए 90 डिग्री के। अब अगर 90 का एंगल बनाती है तो PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, सो PC परपेंडिकुलर AB। अब PC AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। दूसरा क्या शो करवाना था राइट बाइसेक्टर के लिए कि ये पॉइंट C जो है जिस पॉइंट पर मिलती है ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर ही पहले भी हमने ये चीज शो करवा दी कि AC BC के इक्वल है, मतलब C इसका मिड पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हमने ये लिखा था कि C पॉइंट AB का मिड पॉइंट है। अब बात रहती थी सिर्फ इतनी कि हमने इसको 90 डिग्री के एंगल शो करवाना था, तो वो भी हम लोगों ने यही शो करवा दिया। अब PC परपेंडिकुलर हो गया AB के ऊपर, दूसरा मिड पॉइंट पे आके मिलता है। तो यही चीज होती है राइट बाइसेक्टर के लिए शो करवाना कि ये इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो ये हमने शो करवा दिया कि जो P से आने वाली लाइन AB के ऊपर मिलती है ये AB का राइट बाइसेक्टर है। तो ये जो पॉइंट P है जो AB से एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर था, ये पॉइंट PC के ऊपर है, मतलब इक्वल फासले पर लाई करने वाला पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर शो हो गया। तो ये था हमारा जो थ्योरम जिसको कंप्लीट किया हमने। बाकी थ्योरी है जो थोड़ी बहुत वो आप लोग बुक वाली यूज कर लेना, बोर्ड के पेपर के अंदर जो चीज़ समझने वाली थी वो हमने कर ली। ओके, अल्लाह हाफिज़।